हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आप लोगों का कल बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है योर लॉज योर राइट्स का। एंड दोस्तों, आप लोगों को मैं योर लॉज योर राइट्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने योर लॉज योर राइट्स के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो नंबर्स के अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बुक के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि कल आप लोगों की एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि वन अधिकार कानून 2006 के विशेष संदर्भ में वन पर वनवासियों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको वन अधिकार कानून 2006 के बारे में बताना है और बताना है कि इस कानून के अंतर्गत जो वन होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है, उस पर वनवासियों का कितना हक होता है, कितने हकदार होते हैं वो उस एरिया के। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। गाइज, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि भारत के जंगलों में लाखों लोग रहते हैं, जिनमें कई अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, जो देश के वन क्षेत्रों में या उसके आसपास रहते हैं। भारत में जंगलों में और उसके आसपास लगभग 250 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से अनुमानित स्वदेशी आदिवासी या आदिवासी आबादी लगभग 100 मिलियन है। इन संख्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि स्वयं को एक राष्ट्रीय माना जाता है तो वह दुनिया में 13वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा, भले ही उन्हें किसी एक वचन अखंड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। वन लघु वन उपज के रूप में जीविका प्रदान करते हैं। पानी, चारागाह, स्थानांतरित खेती के लिए आवास हैं। इसके अलावा भूमि के विशाल क्षेत्र जो वन हो सकते हैं या नहीं भी भारत के वन कानूनों के तहत जंगलों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और इन भूमि पर खेती करने वाले तकनीकी रूप से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। तेलंगाना में वन अधिकार अधिनियम को सामुदायिक वन प्रबंधन यानी कि CFM के रूप में भी जाना जाता है। आदिकाल से ही भारत के आदिवासी समुदायों को जंगलों के साथ एक अघिन और घनिष्ठ संबंध रहा है। वे आजीविका और अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर रहे हैं। रिश्ता एक तरफा नहीं बल्कि पारस्परिक रूप से लाभकारी था। हालांकि अधिकारियों द्वारा अधिकारों को शायद ही कभी मान्यता दी गई थी और भूमि के वास्तविक स्वामित्व के अभाव में पहले से ही हाशिए पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। परिचय के अंदर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है कि कैसे जो जंगल्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो हमारे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, कितने सारे लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए कितनी सारी चीज़ें उन्हें जंगलों से मिलती हैं, जंगल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप लोग एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपने क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट यानी कि अगला पॉइंट है वो ये है कि ये कानून क्यों ज़रूरी है, यानी कि हमारा जो वन अधिकार कानून है ये क्यों ज़रूरी है। ब्रिटिश राज के दौरान साम्राज्यवादियों द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने और अपने देश को प्रोत्साहित करने के लिए जंगलों और उसके संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया था। वाणिज्यिक, कृषि और विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले राज्य के स्वामित्व वाले संसाधनों के लिए अपने निवासियों की आजीविका के लिए संसाधनों के मूल से वनों की प्रकृति में एक
संक्रमण था। यहाँ तक कि 3 भारतीय वन अधिनियम 1865, 1894 और 1927, कुछ अन्य राज्य विधानों के अस्तित्व ने केवल स्थानीय समुदायों के अधिकारों में कटौती की और उन्हें एक निडर मुक्त वातावरण में अपनी पारंपरिक सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करने से वंचित कर दिया। किसी भी असुरक्षा के अंतर्गत आज़ादी के बाद के दौर में भी स्थिति कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। लंबे समय तक कानूनी व्यवस्था में भारतीय वन अधिनियम से प्राप्त वनों की एक विषम अनौपनिवेशिक परिभाषा का पालन किया गया। वन अधिनियम के तहत उन क्षेत्रों को भी सरकारी वन घोषित किया गया जहां उनके निवासियों, भूमि के उपयोग आदि के बारे में सूचित पर्यवेक्षक और जानकारी का संग्रह किया जाता था। कभी कभी डाटा की रिकॉर्डिंग या उचित जांच के बिना भी भूमि को सरकारी स्वामित्व के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आज तक भारत के लगभग 60% राष्ट्रीय उद्यान अपनी जांच की प्रक्रिया और अधिकारों के संकल्प को पूरा नहीं कर पाए हैं। इससे वनों के संरक्षण की आड़ में भूमि के असंवैधानिक अधिग्रहण की व्यवस्था का पता चलता है। इसका मुकाबला करने के लिए और विशेष रूप से इसे बनाए रखने के लिए स्वदेशी और उनके प्राकृतिक पर्यावरण का सहजीवी संबंध या कानून 2006 में बनाया गया। कानून का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2008 से शुरू हुआ। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस फॉरेस्ट कानून के बारे में, यानी कि जिस हम वन कानून के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्यों बनाया गया, उसकी क्या बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, हमारे इंडिया के अंदर हमेशा से ही लोग जंगलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंड उसके बाद जो हमारी आर्य सिविलाइजेशन थी, सभी की अगर हम बात करें तो हमेशा से फॉरेस्ट यानी कि जो नेचर रहा है, जो प्रकृति रही है, वो हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की चीज़ रही है। हमारे इंडिया में प्रकृति की पूजा की जाती है, तो इस से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए रही है। नेचर हमें सब कुछ देता है, नेचर के बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि ब्रिटिश राज के दौरान जब बहुत ज़्यादा जंगलों के अंदर अपनी उपयोगिता के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए एंड अपना फ़ायदे के लिए जब जंगलों के साथ बहुत ज़्यादा, जब वनों का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया जा रहा था, उस टाइम पे ये चीज़ फील हुई कि कुछ कानून होने चाहिए जो कि ये सुनिश्चित करें कि कौन लोग जंगलों का यूज़ कर सकते हैं एंड किस हद तक। तो दोस्तों, इसके तहत पहले भी कई सारे कानून बनाए गए, पर वो इतने ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हुए। उनसे सिर्फ ये किया गया कि उन कानूनों को लाकर जो बेचारे मूल निवासी थे जंगल के, जो सच में जंगल के ऊपर डिपेंडेंट थे, वहाँ रहते थे, जंगलों का ध्यान रखते थे, उनको वहाँ से वंचित कर दिया गया और उनकी सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को उनसे छीन लिया गया और उनको बिल्कुल अजीब तरीके से छोड़ दिया गया, जिससे कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद भी जंगलों को डिफाइन कर पाना कि बेसिकली किस भूमि को जंगल कहा जाएगा, इसको लेकर कोई भी एक अच्छी डेफिनेशन हमारे इंडिया के अंदर नहीं थी। हम अभी भी वही ब्रिटिश काल की डेफिनेशन का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से कई दफ़ा बहुत सारी परेशानियाँ हुई। कई दफ़ा ऐसी भूमि को जंगल मान लिया गया जो कि वास्तविकता में जंगल थी ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है वन क्षेत्रों में क्या हालात हैं। वनीकरण की स्थिति और वन विरोधी कानूनों की दृढ़ता के कारण वनों के निवासियों को अपनी भूमि में अतिक्रमण का दोषी ठहराकर उत्पीड़न, बेदखली आदि के माध्यम से रखा गया। स्थानीय समुदायों को भी नौकरशाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। यौन उत्पीड़न, यातना, पैसों के लिए जबरन वसूली, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी जैसे अपराध आम थे। वर्ष 2002 से शुरू हुए निष्कासन अभियान के बाद
3 लाख से अधिक परिवार, विशेष रूप से स्वदेशी आदिवासी समुदायों को विस्थापित कर दिया गया और बेघर हो गए। कई जगहों पर जंगलों और आसपास के कई गांव नष्ट हो गए। एक तरह से पूरे आदिवासी समुदाय का कानूनी रूप से स्वीकृति अपराधीकरण हो गया, जो पूरी तरह से संविधान की भावना और लोकचार के खिलाफ था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया गया है कि राइट नाउ, यानी कि जब ये कानून नहीं बना था उससे पहले वनों का क्या हाल था। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, जो भी कानून बनाए जाते थे इस कानून के आने से पहले, 2006 वाले कानून के आने से पहले, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वनवासियों के लिए बनाए जाते थे और उन्हीं के ऊपर लाद दिए जाते थे और उन बेचारों को उस जगह से दूर कर दिया जाता था जहाँ वो कई पीढ़ियों से रह रहे होते थे। इसकी वजह से उन लोगों को के साथ कई तरीके के जुर्म होते थे, कई तरीके की उनको हिंसा का, शोषण का सामना करना पड़ता था। एंड इसकी वजह से जाने कितने लोग बेघर हुए। एंड फिर उनके पास, क्योंकि वो लोग जंगलों पे डिपेंड करते थे, तो उनको कोई और काम नहीं आता था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका एक सीधी तरीके से उनका संवैधानिक अपराधीकरण कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ थी। एंड इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस कानून से पहले कितना बुरा हाल था। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है वन अधिकार अधिनियम क्या करता है। इस कानून द्वारा जिन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति की जानी है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल से वन क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक समुदायों के अधिकारों की कानूनी मान्यता को मंजूरी देना, जिन्हें औपनिवेशिक वन अधिनियमों के कठोर प्रावधानों के कारण उनके मूल मौलिक कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया है। अधिनियम का उद्देश्य वनों के अतिरिक्त राज्य नियंत्रण से दूर हटाना भी है, जिन्हें सार्वजनिक प्रवचन और चर्चा के दायरे से दूर रखा गया था। ये जनजातीय पहचान को लोकतांत्रिक और सम्मानजनक मान्यता देता है। इसका उद्देश्य हार्शे के आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। जंगलों के निवासियों की सांस्कृतिक विविधता और जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और बौद्ध संपदा का अधिकार का संरक्षण। अधिनियम में वन अच्छिद्र क्षेत्रों और उसके आसपास के गांवों की विकासात्मक सुविधाओं को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। अधिनियम से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कमजोर समूह को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य उनके गरीबी के स्तर को कम करना और गरीबी समर्थक विकास करना है। सो दोस्तों, ये पूरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इस कानून के तहत वनवासी कौन है। सो दोस्तों, वन अधिकार कानून की बात हम जब भी करेंगे तो ये जानना भी ज़रूरी है कि किन लोगों को हम वनवासी कहेंगे। अधिनियम में निर्धारित विशेष अधिकारों और अधिकारों का आनंद लेने के लिए वनवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाना महत्वपूर्ण है। परिभाषा के निर्धारण के लिए 2 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहले चरण में ऐसी स्थिति शामिल है जिन्हें वनवासी के रूप में व्यक्ति की पहचान प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। ये नीचे चर्चा के रूप में है। व्यक्ति को वनों या वन भूमि में निवास करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए जंगल, उसकी भूमि और संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। दूसरे चरण में निम्नलिखित को सिद्ध करना शामिल है। अधिनियम की धारा 2(ओ) में कहा गया है कि चरण 1 की उपयुक्त शर्त 75 वर्ष के लिए सही होनी चाहिए, जिसकी अवधि एक व्यक्ति को अन्य पारंपरिक वनवासियों के रूप में मानेंगे। अधिनियम के तहत 2 और विकल्प निहित हैं। ये इस प्रकार हैं। अधिनियम की धारा 2(सी) जो ये प्रावधान करती है कि व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अधिनियम की धारा 4(ए) में प्रावधान है कि व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी है जहाँ वह निर्धारित है। बाद के मामलों में व्यक्ति को वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति का माना जाता है। सो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने, थोड़े से टिपिकल टाइप की लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ मिलेगी, लेकिन ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ये बेसिकली कानून के अंदर बोला गया है, तो इस तरीके की लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की गई है। सो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है कि कौन लोग वनवासी होते हैं।
इस अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि वनों के ऊपर वनवासियों के कौन कौन से अधिकार हैं, उसके बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार 3 प्रकार के अधिकार निहित हैं। इन पर अलग अलग शीर्षकों के तहत नीचे चर्चा की गई है। पहला है जमीन का अधिकार। धारा 3(1) अधिनियम के अनुसार तारीख 31 दिसंबर 2005 से पहले जिस भूमि पर खेती नहीं की गई है उस पर देश का अधिकार होगा। यानी कि दोस्तों, ऐसी भूमि, जंगल की ऐसी भूमि जिस पर 31 दिसंबर 2005 से पहले तक खेती नहीं की गई है, उस पर हमारी कंट्री का अधिकार होगा। उस पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं होगा अगर वो लोग उसको 31 दिसंबर 2005 से पहले खेती के लिए यूज़ नहीं कर रहे थे। धारा 3(1) का और साथ ही पाठित धारा 4(6) के अनुसार जब किसी भूमि पर अपनी आजीविका के लिए किसी व्यक्ति द्वारा खेती की जा रही है, परंतु उस व्यक्ति के पास उस जमीन का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो वह केवल 4 हेक्टेयर भूमि पर ही दावा कर सकता है। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है धारा 3(a)(f) और 3(1)(g) के अनुसार यदि दावेदार की भूमि पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है या वन राजस्व विभाग के विवाद के अधीन है, तो वह भी दावा कर सकता है कि पट्टा या सरकारी पट्टे की प्रस्तुति पर वह भूमि का उसका अधिकार है। सो दोस्तों, ये चौथा पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है, अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार भूमि की सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रावधान करती है जो विरासत को छोड़कर किसी को भी बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए किसी भूमि पर कोई पर्सन है, वो बहुत टाइम से खेती करता आ रहा है एंड जंगल की वो भूमि कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत आती है, और मान लीजिए बाद में उसने वो भूमि अपने बेटे को दे दी, तो वो सिर्फ अपने बेटे को ही वो भूमि दे सकता है, किसी अदर पर्सन को नहीं। तो ये आपका चौथा पॉइंट है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है उपयोग का अधिकार। निम्नलिखित के उपयोग या संग्रह का अधिकार अधिनियम द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। धारा 3(1)(c) में जड़ी बूटी या औषधि लाभ वाले पौधे जैसे कि वनों द्वारा निर्मित पारंपरिक रूप से एकत्रित उत्पादों के उपयोग के अधिकार के प्रावधान है। बहरहाल लकड़ी को इस सूची से बाहर रखा गया है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर वनों की कटाई में सुविधा होगी। सो दोस्तों, बेसिकली यूज़ हम कौन सी भूमि को कर सकते हैं वनवासी, वो यहाँ पे बताया गया है। ऐसी भूमि जिसके ऊपर जड़ी बूटी, औषधि पौधे लगाए गए हैं एंड पारंपरिक रूप से उसका उपयोग करते हुए आ रहे हैं, वो लोग बहुत टाइम से वहाँ पे औषधि बनाने का कार्य चल रहा है, तो वो भूमि वनवासियों की कहलाएगी। लेकिन इस सूची से लकड़ी को बाहर रखा गया है क्योंकि अगर लकड़ी को इस सूची के अंदर शामिल किया जाता तो बहुत सारे पेड़ काट कर लोग अपना फ़ायदा देखने लगते। तो ये चीज़ आप लोगों को इस वाले पॉइंट के अंदर ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा, धारा 3 में चारागाहों और जल निकायों जैसे संस्थानों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिसका उपयोग वनवासियों द्वारा किया जा सकता है। पारंपरिक रूप से खाना बदोश या चरवाहे समुदाय की भूमि के लिए अधिनियमों में विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जो बसे हुए कृषि की संस्कृति का पालन नहीं करते हैं और अपने झंडे के साथ विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। तो दोस्तों, जो ऐसे लोग होते हैं जो चरवाहे होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली घुमक्कड़ टाइप लोग बोल सकते हैं, बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं क्योंकि वो लोग उन लोगों से डिफरेंट हैं जो एक ही जगह रहकर खेती वगैरह करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण और संरक्षण का अधिकार। इस कानूनी व्यवस्था के अस्तित्व से पहले ये केवल वन विभाग के अधिकारी थे जिनके पास जंगल की रक्षा करने के कानूनी रूप से निहित जिम्मेदारी थी। इसने इन अधिकारियों को बहुत सी अनुकरणीय शक्तियां प्रदान की जिन्हें उनकी सनक और कल्पना के अनुसार भूमि या क्षेत्र को नष्ट करने का पारित करने की अनुमति दे दी गई।
इन सभी को आधिकारिक कार्य के रूप में गिना जाता था और इन सेवाओं को देने से रोकना पिछले कानून के अनुसार अपराध नहीं था। वर्तमान वन अधिकार अधिनियम की शुरुआत के बाद समुदायों को वन की सुरक्षा और प्रबंधन के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 3(1) फर्स्ट सामुदायिक वनों के संरक्षण के लिए अधिकार और शक्ति का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 5 विभिन्न वनवासियों समुदायों को उनके आवास, वन्य जीव आदि की सुरक्षा के लिए अधिकार प्रदान करती है। वन माफिया गिरोह, कोनी पूंजीपतियों या उद्योगपति, भूमि हथियाने वाले और अन्य जैसे निरंतर खतरे और जोखिमों की उपस्थिति के साथ ही जिनमें से अधिकांश कार्य करते हैं अनुरूप और वन विभाग का समर्थन प्राप्त करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लास्ट पॉइंट भी फिनिश होता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट के अंदर बेसिकली बताया गया है कि भूमि की जो रक्षा का जो कानून है वो पहले सिर्फ और सिर्फ वन अधिकारियों के पास होता था, यानी कि जो लोग वनों की रक्षा करते थे उनके पास होता था। जो बेचारे वनवासी होते थे उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था वनों का संरक्षण करने का या किसी भी तरीके से उनकी रक्षा करने का। तो 2006 के कानून के आने से पहले जब यह अधिकार केवल और केवल अधिकारियों के पास था, वन अधिकारियों के पास था, तो कहीं ना कहीं वन अधिकारियों को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। लेकिन जब से 2006 का कानून आया तो वनवासियों को भी ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी भूमि की खुद रक्षा करें, खुद उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। लास्ट में आप लोगों को मेंशन करना है एक छोटा सा निष्कर्ष, जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के महत्व और आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। कानून तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और पूंजीवाद के मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार कमजोर और हाशिए के समूहों जैसे कि आदिवासी और समूहों के लिए एक निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। अन्य समान जनजातियों के विकास और ढांचागत विकास की आवश्यक बुराइयों से अपनी परंपरा और विरासत और पहचान की रक्षा करने हेतु जो देश की सांस्कृतिक विविधता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये कानून महत्वपूर्ण है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सा लेट ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, बट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए डाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड चैनल के ऊपर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आपके आगे आने वाले सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन इसी तरीके से कराने वाली हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको बहुत सारा लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।